नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है जो हम प्रमुख व्यक्तित्व प्रारंभ किया था हमने, जो उत्तराखंड के इतिहास में जो प्रमुख व्यक्तित्व के नाम आते हैं, जो अंतिम में एक चैप्टर है, उसका प्रथम भाग हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अन्य जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप यहीं पर इसे याद करें। आपकी भी यह कोशिश रहनी चाहिए, तभी यह कोशिश हमारी पूर्ण हो पाएगी। तो ठीक है, वही आगे करते हैं क्लास। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। आधे जितने लोग देखते हो उसके आधे लोग भी अगर लाइक कर देंगे तो इसकी रीच अधिक लोगों तक होगी और मुझे भी अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। तो यदि क्लास फ़ायदेमंद है तो आपका लाइक करने में इतना भी कोई कष्ट ना होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तित्व का दूसरा भाग। प्रमुख व्यक्तित्व में आज जो हमने सबसे पहले चुने हैं वो है हमारे मौलाराम तोमर जी। मौलाराम तोमर, इनकी बात की जाए, मैंने केवल उन्हीं के सन लिखे हैं, मतलब जो काल है उनका उन्हीं का लिखा है जिनके महत्वपूर्ण है। तो जो भी मैं करा रहा हूँ वो तो नॉन स्किपेबल है, मतलब इसमें से तो एक भी तथ्य आपको हटाना नहीं है। इसके अलावा जब आप अन्य किताबें पढ़ते हैं तो अगर आप ये करके जाएंगे तो वो जल्दी आप कवर कर पाएंगे या ग्रेस्प कर पाएंगे, चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसको में से कुछ भी हटाना नहीं है। तो देखिए, 1743 से 1833 तक इनका कालक्रम है। मौलाराम तोमर 1743 से 1833, ये गढ़वाली शैली है जो उसके चित्रकार थे, गढ़वाल शैली के चित्रकार थे। मौलाराम के वंशजों की बात की जाए, जो तुंवर श्यामदास और हरदास हैं, वह 1658 में पृथ्वीपति शाह के दरबार में आए थे सुलेमान सिकोह के साथ। तो क्या याद किया हमने? मौलाराम के जो वंशज थे तुंवर श्यामदास और हरदास, वह 1658 में पृथ्वीपति शाह के दरबार में आए थे सुलेमान सिकोह के साथ। ठीक हो गया? तो ठीक है। और जो ये मौलाराम तोमर हैं, इन्होंने 5 राजा, जो गढ़वाल वंश है ना, उसके 5 शासकों के दरबार में काम किया था। वो 5 शासक कौन थे ये अवश्य याद रखना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि चारों के नाम देगा, इसमें से किसके दरबार में नहीं किया, ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन बनेगा। या फिर बहुत सारे देगा किस किस के दरबार में काम किया, ये पूछ सकता है। तो आपको पाँचों के पाँचों याद होने चाहिए। इसमें सबसे पहले प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह। अब ये पहले से बात के ही शासक क्रम है। अब इनके मैं आपको शासन काल भी बता देता हूँ, शायद मैं एग्जैक्ट, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मुझे जहाँ तक ध्यान है सही याद हो। प्रदीप शाह का 1717 से 1772 तक था। ललित शाह का 1772 से 1780 तक है। जयकीर्ति शाह 1780 से 85 तक, और प्रद्युम्न शाह 1786 से 1804 तक, और सुदर्शन शाह जो वो 28 दिसंबर 1815 से 1859 तक था इनका का। तो इनका कालक्रम तो आपको याद रखना है। ये अभी जो हम हिस्ट्री की डीप क्लासेस लाएंगे प्रारंभ में, अभी तो मैं केवल जो हल्की किताबें हैं हिस्ट्री उन्हीं से कराई है मैंने। आगे मैं डीप भी अवश्य कराऊंगा, लेकिन सीधे वो मैंने नहीं दिए, ताकि आपको अचानक वो सब मिल गया ऐसा ना लगे, मतलब ग्रेस्प करने में दिक्कत हो रही। अब आप हिस्ट्री आपके दिमाग में अगर उन वीडियो से एक बार बन गई है तो अब आप आगे को जो मैं डीप क्लासेस लाऊंगा अधिक फैक्ट वाली, वो आपको जल्दी समझ आ जाएंगी। तो ठीक है, मौलाराम तोमर 5 राजाओं के दरबार में थे। प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह। ठीक हो गया। और जो कुंवर प्रीतम शाह थे, वो चित्रकला सीखने के लिए जाते थे। टिहरी से श्रीनगर जाते थे। किन मौलाराम तोमर से चित्रकला सीखने के लिए कौन सा शासक जाता था या कौन से राजा जाते थे? तो वो कुंवर प्रीतम शाह थे। ठीक हो गया। मौलाराम की जो चित्रशाला है वो कहाँ है? श्रीनगर में है। याद रहेगा, मौलाराम की चित्रशाला श्रीनगर में। मौलाराम की रचनाओं की बात की जाए, अब बशर्ते बुक्स में तो बहुत सारी दी हैं, आप उन्हें याद पढ़ते रहना, लेकिन याद करने की कोशिश मत करो। उन्हें केवल पढ़ना है आपको एक नज़र में। हिंडोला, चित्र मस्तानी जो जो दिए हैं उसमें, घुरड़ काकड़ कई चीज़ें दे रखी हैं उसमें, तो आपको सब याद करने की कोशिश नहीं करनी है, उसे केवल पढ़ना है, लगातार। मैंने केवल यही किया था, जब मैं पढ़ते गया तो मेरे दिमाग में वो छपी गए थे खुद ही। अगर मेरे कोई भी चित्र पूछा जाता था तो ये यहाँ का है, मेरे को याद आता। याद करने की कोशिश नहीं कर, याद करने की जो कोशिश करनी है वो ये 2 रचनाएं हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण मैंने शामिल की हैं। एक तो है गढ़गीता संग्राम, ये क्या है? नाटक है। और एक है गणराज वंश, ये लिखी है ब्रज भाषा में। तो ये 2 तथ्य याद रखने रचनाओं में। गढ़गीता संग्राम एक नाटक है और एक गणराज वंश है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो ये 2 रचनाएं भी होगी। और इन्होंने एक दंपत्ति का चित्र बना। अब ये छिपा हुआ क्वेश्चन है, पहले आया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये छिपा हुआ क्वेश्चन है कि दंपत्ति चित्र में किस राजा को चित्रांकित किया है मौलाराम तोमर ने? तो वो है राजा प्रद्युम्न शाह। तो ठीक हो गया। अब अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है मौलाराम के जो चित्र हैं उनको प्रसिद्धि किसने दिलाई? अभी कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको भी याद होगा ही है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी हैं जो उन्होंने मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाई। उनकी एक पुस्तक भी है गढ़वाल पेंटिंग्स के नाम से। कब लिखी? जो 1968 और 1969 में प्रकाशित हुई, जो वो पुस्तक है कौन सी? गढ़वाल पेंटिंग्स। और
मौलाराम की एक और रचना है, एक तो गणराज वंश और गणगीता संग्राम पढ़ी हमने, एक है रण बहादुर चंद्रिका। अब ये अवश्य याद रखना, जो नेपाल का राजा था ना रण बहादुर, उसी के लिए लिखी है रण बहादुर चंद्रिका नामक किताब। तो इतनी सारी चीज़ें थी मौलाराम, यानी मौलाराम एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, आपको ये सभी याद करें। रिवाइज करते हैं हम मौलाराम को। देखिए मौलाराम, मौलाराम तोमर 1743 से 1833 तक गढ़वाल शैली के चित्रकार थे। मौलाराम के वंशज जो कुंवर श्यामदास और हरदास हैं, वह 1658 में पृथ्वीपति शाह आए थे। किसके साथ? सुलेमान सिकोह के साथ। मौलाराम तोमर 5 राजाओं के दरबार में काम किया। प्रदीप शाह 1717 से 1772, ललित शाह 1772 से 1780, जयकीर्ति शाह 1780 से 1785, प्रद्युम्न शाह 1786 से 1804 और सुदर्शन शाह 1815 से 1859। इन शासकों के दरबार में मौलाराम तोमर रहे थे। और मौलाराम तोमर से चित्रकला सीखने के लिए जो कुंवर प्रीतम शाह थे, वो टिहरी से श्रीनगर जाते थे। मौलाराम की चित्रशाला है जो वो श्रीनगर में है। मौलाराम की रचनाओं की बात की जाए तो गणगीता संग्राम एक नाटक लिखा, गणराज वंश ब्रज भाषा में लिखा इन्होंने, दंपति का चित्र बनाया जो प्रद्युम्न शाह के लिए था। मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाई बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गढ़वाल पेंटिंग्स, जिसका प्रकाशन हुआ 1968 और 1979 के बीच। मौलाराम की एक और रचना है रण बहादुर चंद्रिका, जो नेपाल का शासक था रण बहादुर, उस पर लिखी गई थी। तो ठीक है, मौलाराम आपको याद हो गया। अब हम पढ़ते हैं महारानी कर्णावती को। किसके? महारानी कर्णावती। महारानी कर्णावती, इनके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की जाए तो पहली बात तो ये किसकी पत्नी थी? महीपति शाह की पत्नी थी। महीपति शाह, इसका शासनकाल मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन कुछ 1600, पृथ्वीपति शाह 1640 के आसपास था शायद, तो उससे पहले ही होगा ये, 1630 से 1640 के आसपास है। तो ठीक है, आप देख लेना। तो ये महीपति शाह की पत्नी थी और अब ये पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। यानी महीपति शाह की जब मृत्यु हुई तो पृथ्वी शाह जो इसका पुत्र था कर्णावती का, वो छोटा था, तो उसकी संरक्षिका बनी महारानी कर्णावती। इन्हें नाग काटी रानी भी कहते हैं, आपको पता ही है। यह पता होने से अधिक महत्वपूर्ण यह कि ये उपाधि दी किसने? तो दी थी डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। ये छिपा हुआ क्वेश्चन है, आया नहीं आज तक, अब आएगा। और देहरादून में महारानी कर्णावती ने एक नगर बसाया, करणपुर नामक नगर। बस इतने ही 4 तथ्य रखने हैं, कर्णावती आपका कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन इसी से बनेंगे, मतलब अधिकांश संभावना है कि 80 से 90% क्वेश्चन इसी से बनेंगे। अगर 1-8% मतलब 10-20% बाहर से भी बनते हैं तो आपको अधिक चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपको 80% तक ही स्कोर भी कर पाते हो। अगर यानी हर 100 में से आप 80 स्कोर कर पा रहे हो तो उतना तो बेहतर ही है ना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। और जब ये कर लेते हो फिर आप अन्य किताबों को भी देख सकते हैं, मतलब ठीक है, इसके साथ करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगी। तो महारानी कर्णावती को रिवाइज करें। महीपति शाह की पत्नी थी, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, नागकाटी रानी इन्हें कहते हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने कहा था, और देहरादून में इन्होंने करणपुर नामक नगर बसाया था। ठीक हो गया? ठीक है। अब हमारे जो अगले प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो है वैद्यराज गुमानी पंत। ये भी अति महत्वपूर्ण में ही गिने जाते हैं। कौन? वैद्यराज गुमानी पंत। इनका मूल नाम है लोकरत्न या लोकनाथ पंत कहते हैं, लोकरत्न पंत। ये काशीपुर के जो राजा हैं गुमान सिंह, उनके ही राजकवि थे। उन्होंने ही इन्हें गुमानी नामक उपाधि दी थी। तो काशीपुर के राजा गुमान सिंह के राजकवि थे। ये कुमाऊं की जो खड़ी बोली है उसके प्रथम कवि कहे जाते हैं। कुमाऊं खड़ी बोली के प्रथम कवि भी कहे जाते हैं। जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे ना, जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने इन्हें कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना है। तो अब आ सकता है कि कुमाऊं का प्राचीन कवि गुमानी पंत को किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इनकी जो रचनाएं हैं, गुमानी जी की जो रचनाएं हैं ना, उनका प्रथम संकलन गुमानी नीति के नाम से आया था। और उस किसने किया था? ये रेवादत्त उप्रेती ने 1894 में किया था। क्या? गुमानी जी की जो रचनाएं थी ना, उनको एक संकलित करके, एक मतलब 8-10 किताबें हैं, तो उनको एक बड़ी सी किताब बना के एक संकलित किया। किस नाम से? गुमानी नीति नाम से। किसने किया? रेवादत्त उप्रेती ने। अब ये आएगा, मैं बता रहा हूँ, कब आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा। रेवादत्त उप्रेती ने 1894 में। ठीक है, तो ठीक है, अब हम रिवाइज करते हैं लोकरत्न पंत वैद्यराज गुमानी पंत जी को। वैद्यराज गुमानी पंत, लोकरत्न पंत नाम इनका उपनाम है। जो मूल नाम था वो है। काशीपुर के राजा गुमान सिंह के राजकवि थे। कुमाऊं खड़ी बोली के प्रथम कवि थे। जॉर्ज ग्रियर्सन इन्हें कुमाऊं का प्राचीन कवि मानते हैं। गुमानी रचनाओं का जो प्रथम संकलन गुमानी नीति है वो 1894 में रेवादत्त उप्रेती ने अल्मोड़ा से संकलित की थी। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे तीलू रौतेली को। तीलू रौतेली, तीलू रौतेली, इन्हें गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहते हैं और इन्हें गढ़वाल की जो झांसी की रानी है वो भी कहते हैं। और इनका जो मूल नाम है वो है तिलोत्तमा देवी। इनकी कुल देवी है राज राजेश्वरी। इनकी जयंती मनाई जाती है तीलू रौतेली की 8 अगस्त को, और इन्हें गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। अब कभी इसकी घोड़ी का नाम, कभी इनकी
माता का नाम, पिता का नाम। अब ये बेहद रेयरली पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इसलिए मैं इन सभी को टैकल करने की कोशिश नहीं करता। अगर मैं सभी व्यक्तित्व के माता पिता भाई बहन घोड़ी कहाँ काम ये सभी जो याद करने लग जाएंगे तो फिर ये मतलब कॉस्ट ऑफ बेनिफिट की बात हो सकता है कि प्रश्न आए, लेकिन उसका कॉस्ट ऑफ बेनिफिट क्या है, 0.01% चांस है कि क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए उन क्वेश्चनों पर अधिक ध्यान नहीं देना। अब आप अगर लेकिन पीवाईक्यू को देखते हैं तो वो सब आपको याद हो जाएंगे। जैसे अब इनकी घोड़ी का नाम पूछा गया था बिंदुली, तो आप पीवाईक्यू में आप अगर देखते हैं तो वो बिंदुली याद है आपको, उतना ही करना है। अब इनकी घोड़ी का नाम पूछा है तो अब इनके घोड़े का नाम अब वो नहीं करना है, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। उन क्वेश्चनों को याद करना है जिनका कॉस्ट ऑफ बेनिफिट ज़्यादा है एग्जाम में आने के लिहाज से। हो सकता है कि कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछे, लेकिन उनको टैकल करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। तिलु रौतेली की बात, इन्हें गढ़वाल की लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी कहा जाता है। तिलोत्तमा देवी इनका नाम है। कुल देवी इनकी राजराजेश्वरी है। तिलु रौतेली की जो जयंती मनाई जाती है वो 8 अगस्त को मनाई जाती है और इन्हें गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। ठीक हो गया, ठीक। अब हम पढ़ेंगे जिया रानी को। वो तो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई, अब यह होंगी कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। जिया रानी कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहते हैं और इन्हें कुमाऊं की न्याय की देवी भी कहते हैं, जिया रानी जी को। ये जो प्रीतम देव जो पिथौरा साहिबी है जिनका नाम, उनकी रानी थी। जिया रानी जी ने जो तैमूर लंग है ना, उससे युद्ध किया था रानीबाग में। कहाँ है, नैनीताल में है जो रानीबाग, वहाँ युद्ध किया था और तैमूर लंग को पराजित किया था भी कहते हैं। तो इसलिए उन्हीं की जिया रानी की ही विजय के उपलक्ष्य पर घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है। जिया रानी की समाधि कहाँ है, चित्रशिला, रानीबाग का ही दूसरा नाम है चित्रशिला, जो नैनीताल में है, वहाँ है रानी इनकी समाधि, जिया रानी की समाधि चित्रशिला रानीबाग में है। तो क्या क्या याद किया जिया रानी से हमने। जिया रानी कुमाऊं की लक्ष्मीबाई और कुमाऊं की न्याय की देवी कहते हैं। ये प्रीतम देव जो पिथौरा शाही है उनकी रानी थी। इन्होंने तैमूर लंग से युद्ध किया था और उन्हें हराया था, इसलिए इनकी विजय के उपलक्ष्य पर घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है। तो ये तैमूर लंग वगैरह कहानी मैं कह रहा हूँ, लिखना है तो साइड से लिख लो। मैं हर चीज़ शामिल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं बताता हूँ वो आपको ज़रूर से लिखना चाहिए, क्योंकि ये इनडायरेक्टली जो अप्रत्यक्ष ज्ञान है वो ऐसे ही ग्रहित किया जाता है। और जिया रानी की समाधि है चित्रशिला रानीबाग में। कहाँ है ये, नैनीताल। ठीक हो गया, ठीक है। अब अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं पंडित नैन सिंह रावत। पंडित नैन सिंह रावत, इनके सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर हम देखें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, अक्षांश दर्पण नामक पुस्तक। पहली बात तो ये थे क्या, एक सर्वेयर थे। हाँ, सर्वेयर मतलब कि भ्रमण करने वाले और फिर खोज करने वाले, कुछ चीज़ों को जानने के लिए, जैसे यात्राएं करते हैं ना जो लोग, और वहाँ जाकर फिर शोध करते हैं। जैसे मतलब वैज्ञानिक शोध की बात नहीं हो रही, किसी भी चीज़ को लेकर कि क्या वहाँ का नेचर है, कैसी जनजातियाँ पाई जाती हैं, क्या वहाँ का संसाधन क्या है, ऐसी चीज़ें जो उन्हें सर्वेयर कहते हैं, जो घूमते हैं। मतलब तो इन्होंने भी कई यात्राएं की हैं, तिब्बत की है, लहासा से की है, कई यात्राएं आपने भी देखी सुनी होंगी। आपको इतना याद रखना है कि ये यात्राएं करते। अब 3 की, 4 की, 5 की, कब की, ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं। पंडित नैन सिंह रावत अक्षांश दर्पण नामक इन्होंने पुस्तक लिखी। एक अन्य पुस्तक लिखी इन्होंने, इतिहास रावत कौम है नामक पुस्तक लिखी थी। इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी। इन पर एक डाक टिकट जारी किया गया था, कब, 2004। ठीक है। अब जो ये पंडित नैन सिंह रावत जी थे, इन्होंने इतनी सारी यात्राएं की, तो इनकी यात्राओं पर ही कुछ लोगों ने कुछ पुस्तकें लिखी, वो आपको याद होनी चाहिए। इनकी यात्राओं पर जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें एक तो है द पंडित है और एक है एशिया की पीठ पर। एक है द पंडित जो किसने लिखी है, डरेक वॉलेर ने लिखी है। डरेक वॉलेर ने लिखी है द पंडित नैन सिंह रावत जी पर, और शेखर पाठक ने लिखी है एशिया की पीठ पर नैन सिंह रावत जी पर। तो 2 पुस्तक है, द पंडित डरेक वॉलर ने, एशिया की पीठ पर शेखर पाठक ने। ठीक है, तो ठीक है, अब हम रिवाइज करेंगे पंडित नैन सिंह रावत जी को। पंडित नैन सिंह रावत, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, एक तो अक्षांश दर्पण, एक इतिहास रावत कौम है। इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी थी। इन पर एक डाक टिकट जारी किया गया था, कब, 2004 में। इनकी यात्राओं पर जो पुस्तकें लिखी हैं वो हैं द पंडित डरेक वॉलेर ने, और शेखर पाठक ने लिखी एशिया की पीठ पर। ठीक है, चलिए अब जो अगले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं वो हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत की बात की जाए तो इनका, अब यह मुझे एक ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व लगते हैं जिनकी तिथियां भी मैं एग्जैक्ट डेट के साथ याद की थी मैंने। क्यों, क्योंकि ये राष्ट्रीय पटल पर छाए थे। अभी तक जो भी आप पढ़ रहे हैं वो हमारे राज्य तक ही सीमित व्यक्तित्व है, मतलब जो भी है उनका ख्याति है तो राज्य तक ही है, लेकिन पंडित गोविंद बल्लभ पंत एक राष्ट्रीय ख्याति है, इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं उनके राष्ट्रीय कार्य भी। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 को। कहाँ, अल्मोड़ा के जो खूंट ग्राम है, कुछ ऐसा ही था, याद कर लेना वो भी, अल्मोड़ा का खूंट ग्राम। इन्हें 1946 में ये यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे।
1946 में यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे और 1954 तक रहे थे। फिर 1955 में इन्हें देश का गृह मंत्री बना दिया गया था। 1955 में ये देश के गृह मंत्री बने थे। 26 जनवरी 1957 को इन्हें भारत रत्न दिया गया था। उत्तराखंड से भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्तित्व हैं ये। और इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण संगठनों की स्थापना की थी। एक तो है हैप्पी क्लब की स्थापना की थी 1903 में अल्मोड़ा में, प्रेम सभा की स्थापना की 1914 में काशीपुर में, और खद्दर आश्रम की स्थापना की 1918 में काशीपुर। 3 हैप्पी क्लब, प्रेम सभा और खद्दर आश्रम, ये तीनों पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने स्थापित किए थे। तो ठीक है, इनको रिवाइज करते हैं। इनके अन्य भी महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं, लेकिन वो जहाँ जहाँ उनकी जैसे इतिहास वाले भाग में कुछ काम होगा तो हम इतिहास के साथ पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी वाले में कुछ होगा तो वहाँ पढ़ लेंगे। तो ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत की बात की जाए, इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को 1946 में यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। 1955 में ये देश के गृह मंत्री बने। 26 जनवरी 1957 में इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया था। इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की 1903 में अल्मोड़ा में, प्रेम सभा की स्थापना की 1914 में काशीपुर में, और खद्दर आश्रम की स्थापना की 1918 में काशीपुर में। ठीक है, अब जो अगले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं वो हैं इंद्रमणि बडौनी जी। इंद्रमणि बडौनी जी, इंद्रमणि बडौनी के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो अगर हम याद करने की कोशिश करें तो देखिए, इनके जो जन्म दिवस है ना, इनका जब जन्म दिवस है, इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। तो इनके जन्म दिवस को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब याद करना, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है और ये केदार नृत्य के विशेषज्ञ थे। अब मैं जैसे इसमें एक तथ्य और लिखते कि ये कहीं उत्तर प्रदेश में गए थे, फिर वहाँ कुछ केदार नृत्य का कुछ किया था भलाई में। अब मैं वो याद नहीं करूँगा, क्यों, मुझे इतना याद करूँगा कि केदार नृत्य का नाम जुड़ेगा तो इंद्रमणि बडौनी में लगा दूंगा। अब उत्तर प्रदेश में केदार नृत्य किसने किया तो मैं इंद्रमणि बडौनी लगा। मैं वो याद ही नहीं कर रहा वो तथ्य, मैंने सिर्फ इतना याद किया कि इंद्रमणि बडौनी जी केदार नृत्य के विशेषज्ञ हैं। अब केदार नृत्य से संबंधित चीज़ें आएंगी तो मैं इंद्रमणि बडौनी को लगा लूंगा अपने लॉजिक के, अपने यही अप्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर। ठीक है, तो ऐसा ही करना है आपको भी। और इन्होंने राज्य की मांग को लेकर, एक पृथक राज्य की मांग को लेकर इन्होंने भी आमरण अनशन किया था। कब से? 7 अगस्त 1994 से। अब ये याद करना आपको डेट भी। तो देखिए, इंद्रमणि बडौनी जी को रिवाइज करते हैं। इनके जन्म दिवस पर यानी 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। इन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। ये केदार नृत्य के विशेषज्ञ थे। इन्होंने पृथक राज्य की मांग हेतु आमरण अनशन प्रारंभ किया। कब? 7 अगस्त 1994 को। ठीक हो गया। अब देखते हैं अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब पढ़ेंगे हम इंद्र सिंह नयाल जी को। इंद्र सिंह नयाल जी, इनसे संबंधित एक ही तथ्य आता है, वो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। कब? 1973। बस इतना ही याद करना है, अनरिलेवेंट चीज़ें तो देखनी नहीं है। इंद्र सिंह नयाल जी स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी। कब? 1973। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शोभन सिंह जीना जी को। जो अधिक महत्वपूर्ण है उसके तथ्य भी अधिक हो ही जाएंगे ना, जो कम है तो उसके तथ्य भी कम होंगे, ये तो सीधी सी बात है। देखिए, शोभन सिंह जीना जी। शोभन सिंह जीना जी की बात की जाए तो इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी है। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। इन्होंने कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना की थी। इन्होंने 1939 में अल्मोड़ा से एक पत्रिका का प्रकाशन किया। कौन सी? पताका नामक। तो शोभन सिंह जीना जी ने 1939 में अल्मोड़ा से पताका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इन्होंने उत्तरांचल उत्थान परिषद, जो उत्तरांचल उत्थान परिषद है ना, जिसका गठन हुआ था 1988 में, उसकी अध्यक्षता की थी शोभन सिंह जीना जी ने। क्या कहा मैंने? जो उत्तरांचल परिषद गठित हुई है 1988 में, उसके अध्यक्ष थे शोभन सिंह जीना जी। तो ठीक है, अब रिवाइज करते हैं शोभन सिंह जीना जी। शोभन सिंह जीना, इन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली है। कुमाऊं राजपूत परिषद की इन्होंने स्थापना की। पताका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया 1939 में अल्मोड़ा से। इन्होंने उत्तरांचल उत्थान परिषद जो 1988 में गठित हुआ था उसकी अध्यक्षता की। ठीक है, चलो अब अगले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं राम सिंह आज़ाद। राम सिंह आज़ाद, इनके भी आपको जो भी काम की बातें हैं वो याद करनी। राम सिंह आज़ाद जी को सालम की जो क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 25 अगस्त 1942 को हुई थी। उसके अग्रदूत थे राम सिंह आज़ाद। ये क्वेश्चन आएगा, एक तो यह आ सकता है कि सालम की क्रांति कब हुई? 25 अगस्त 1942 को। इसके अग्रदूत कौन थे? राम सिंह आज़ाद। अब जब ये इन्होंने क्रांति की तो इन्हें सजा हुई होगी, तो इनका केस किसने लड़ा था? इनका केस लड़ा था गोपाल स्वरूप पाठक ने। अब यह है छिपा हुआ क्वेश्चन, कभी भी आ सकता है। ठीक है, आज तक नहीं आया होगा शायद। राम सिंह आज़ाद जी को ये रिवाइज करते हैं। सालम क्रांति के अग्रदूत, 25 अगस्त 1942 को हुई थी सालम क्रांति। कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, इनका केस लड़ा था गोपाल स्वरूप पाठक जी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंतिम हमारे जो आज के प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो हैं हरिप्रसाद टमटा जी। हरिप्रसाद टमटा जी की बात की जाए तो इन्होंने टमटा सुधार सभा का गठन किया था 1905 में।
और इन्होंने 1934 में अल्मोड़ा से एक पत्र प्रकाशित किया था, वह है समता नामक पत्र। बस इतना दो ही तथ्य याद रखें। हरिप्रसाद टमटा, इन्होंने टमटा सुधार सभा का गठन किया 1905 में, और अल्मोड़ा से 1934 में इन्होंने समता नामक पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक हो गया। तो आज भी हमने कितना सारा कंटेंट साथ में पढ़ लिया, इतनी सारी चीज़ें आपको यहीं पर याद हो गई होंगी, तकरीबन 50 से 60% तो हो ही गया होगा। अब जब आप इन्हें लिखेंगे, अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे, तो ज़रूर से आपको पहली बार पे तो सुनिए, अब जब दोबारा वीडियो देखेंगे तो अब लिख लीजिए, आपको सारा याद हो जाएगा दोबारा लिखते रहें। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अवश्य आप इन्हें लाइक करिए, वही मेरा मनोबल बढ़ाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।